हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2009 के पेपर को। ठीक है, आज हम दिसंबर 2009 का पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें, क्योंकि हम आपको जैसा कि पता है, हम दो पार्ट में किसी भी पेपर को डिस्कस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, हम एक पेपर के हर एक क्वेश्चन को जितना उसको डिस्कस करना चाहिए उतना हम डिस्कस करते हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं, इसलिए मैं एक ही पेपर के दो पार्ट लेकर के आता हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो बने रहिए। अब चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो बार बार कमेंट आ रहे थे मेरे पास। जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था जून 2009 का ये पेपर। ठीक है, जून 2009 वाले पेपर में जो पेपर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑब सिक्वेंट स्ट्रीम स्ट्रीम जर्नली फ्लो। ठीक है, यानी ऑब सिक्वेंट स्ट्रीम का तो मतलब होता है, अगर हम इस वर्ड का मतलब देखें, ऑब सिक्वेंट स्ट्रीम, इसका मतलब होता है प्रति अनुवर्ती। प्रति अनुवर्ती क्या होती है? प्रति अनुवर्ती मतलब ये होती है, ये देखिए, ये मान लीजिए ये क्या है, ये मुख्य नदी है। ये है मुख्य नदी, जिसे हम अनुवर्ती कहेंगे हिंदी में। ठीक है, जिसे हम हिंदी में अनुवर्ती कहेंगे। तो ऑब सीक्वेंट का मतलब हो गया जो इस मुख्य नदी के, जो कि इस दिशा में बह रही है, इसके विपरीत दिशा में बहे। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? ऑब सीक्वेंट नदी कहेंगे। ठीक है, और इस मुख्य नदी के, ये जो मुख्य नदी है ब्लू कलर की, इसके अगर जो 90 डिग्री के एंगल पे आकर के मिले, उसे हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट नदी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप हिंदी में देखोगे, क्योंकि इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से, अगर अंग्रेजी के हिसाब से अगर हम देखें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अपोजिट टू द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये होना चाहिए अंग्रेजी प्रश्न के हिसाब से। और यहाँ पर अगर हम देखें सेकंड ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑफ सीक्वेंट का मतलब दिया गया है परवर्ती, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑफ सीक्वेंट का मतलब होता है प्रति अनुवर्ती। ठीक है, जो विपरीत बहे, किसी मुख्य नदी है, अनुवर्ती नदी के जो विपरीत बहे, उसे हम क्या कहेंगे? प्रति अनुवर्ती। और परवर्ती क्या होती है? परवर्ती वो नदी होती है जो किसी मुख्य नदी के, इस मुख्य नदी, ये मुख्य नदी है, इसे कहेंगे अनुवर्ती नदी। क्या कहेंगे इसे? अनुवर्ती नदी। इस मुख्य अनुवर्ती नदी के जो 90 डिग्री के एंगल पे आकर के मिले, उसे हम कहेंगे परवर्ती नदी। तो यहाँ पर ये परवर्ती नदी है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन हिंदी में कुछ दिया हुआ है और इंग्लिश में कुछ दिया हुआ है। एनटीए की एनटीए की नहीं, किसी भी, कोई भी कमीशन जो एग्जाम कराता है, उसकी यही प्रॉब्लम है। वो एग्जाम में पेपर को उठाते हैं, इंग्लिश में टाइप करते हैं, इंग्लिश में टाइप करने के बाद डालते हैं गूगल पे, और उसे हिंदी ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर देते हैं। और ट्रांसलेटर की यही प्रॉब्लम होती है, उसको पता तो है नहीं कि असल में किस चीज का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैंने हिंदी में देखा था। और आपने सही किया बिल्कुल, जो मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको दो कंसेप्ट आपके रिवाइज हो गए यहाँ पे। परवर्ती नदी कौन सी होती है? जो अनुवर्ती नदी के, अनुवर्ती अपवाह के समकोण पर आकर के मिले। अगर इस क्वेश्चन के हिंदी के हिसाब से अगर हम देखें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है? सी। लेकिन अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, तो दोनों ही चीजें आप समझ लें, और दोनों की तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि क्या ऑप्शन है। अब इतना जो पुराना पेपर है, इसका मेरे पास जो है आंसर की नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना पेपर है 2009 का। तो दोनों ही आप क्वेश्चन के हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं कि कौन सा आपको कब सही लगाना है। दोनों को पढ़ना, मगर अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आए, तो अंग्रेजी की तरफ ही आप जाना, अंग्रेजी वाले को ही प्रेफर करना, कि यहाँ पर हम अंग्रेजी वाले को मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब चलिए अपने मेन कंटेंट की तरफ आते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2009 का पेपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। अब हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, अंग्रेजी हिंदी दोनों को देखेंगे और दोनों का ही ध्यान रखेंगे कि क्या दिया जा रहा है एग्जाम में, यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, व्हेन द एंडोजेनेटिक फोर्सेस एक्ट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी है। अपोजिट डायरेक्शन कॉजिंग कंप्रेशन एंड टेंशन, रिजल्ट है, रिजल्टेंट लैंडफॉर्म इज अ लार्ज डोम शेप स्ट्रक्चर प्रोसेस इज कॉल्ड। अब हिंदी में देखो क्या कह रहा है। हिंदी में कह रहा है, जब प्रतिकूल दिशा से, यहाँ पर इस एक छोटे से वर्ड से पूरा मतलब चेंज हो जाएगा इसका, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो। कैसे? जब विपरीत दिशा से, जब दिशा से का मतलब है कि जब इधर एक तरफ आ रहे हैं दोनों, विपरीत दिशा से, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। अब अगर आपने इसको से की जगह गलती से और तेजी में अगर आपने इसको में पढ़ दिया, तो विपरीत दिशा में का मतलब क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में। इस प्रकार से आगे पढ़ो, अब देखो इसका मतलब कैसे चेंज होगा अगर आपने इसको गलती कर दी तो।
जब प्रतिकूल दिशा से इंडोजेनेटिक यानी अंतर्जात बल क्षैतिज रूप में या हॉरिजॉन्टल रूप में कार्य करते हैं, जिनके कारण दबाव बीच में क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा और तनाव होगा। दबाव और तनाव के परिणाम से, यहाँ पे परिणाम लिखा है ना कि कारक, परिणाम से एक बड़ी गुंबदाकार स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो जब ये प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले इसके बाद ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि इसका जो लैंडफॉर्म है वो कौन सा बनेगा, तो उससे लार्ज डोम शेप स्थलाकृति बनेगी। लेकिन ये प्रोसेस इस बार पूछ ली गई है, प्रोसेस कौन सी है? तो फोल्डिंग तो नहीं होगी, वलयकरण तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लार्ज डोम शेप आकृति वलयकरण से नहीं बनती, यानी कि फोल्डिंग बनेगी। फोल्डिंग होगा अगर, तो फोल्डिंग से क्या बनेगी, माउंटेन बनेगी। और माउंटेन की जो ऊपरी शेप होती है वो पीक होती है, इस तरीके से नुकीला भाग होती है। अब ये डोम शेप स्थलाकृति बोल रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर डोम शेप स्थलाकृति का भ्रंशीकरण भी नहीं होगा। अगर आप इसको यहाँ पर अगर आप से को में पढ़ लेंगे तो जब प्रतिकूल दिशा में, तो आप इसे भ्रंशीकरण लगा देंगे, क्योंकि भ्रंश जो है वो दो प्लेटें जब दूर जाती हैं तो बीच में क्रैक पड़ जाते हैं। या इसे अगर छोटा सा होगा तो उसे क्रैक बोलेंगे, अगर वही बड़ा हो जाएगा तो उसे भ्रंश बोलेंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी गलती से आप इसको बी ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन लगा सकते थे, जो कि दोनों गलत है। इसको से, ये जो है ना, जब प्रतिकूल दिशा से, जब दोनों एक इस दिशा से एक इस दिशा से, दोनों इस दिशा से आ रहे हैं पास में, तो बीच में क्या फोर्स लगेगा और एक लार्ज डोम शेप आकृति बन जाएगी, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है, ये क्या प्रोसेस कहलाती है, समवलीकरण, यानी कि क्या कहेंगे इसे, व्रैपिंग कहेंगे, ठीक है, समवलीकरण यानी व्रैपिंग। अब सेकंड इसका क्या हो गया ऑप्शन फोर्थ। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ पेडिमेंट। पेडिमेंट की थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जो कि एसी लासन ने दी थी 1915 में। तो किसने दी थी इनमें से? एसी लासन ने जो थ्योरी है। अब देखो यहाँ पे चार थ्योरी के नाम दिए गए हैं, जिनमें से सीट फ्लड थ्योरी एसी लासन से रिलेटेड नहीं है। रेसेशन ऑफ माउंटेन हॉरिजॉन्टल इरोजन कौन सी थ्योरी रिलेटेड है? लेटरल इरोजन जो थ्योरी है वो एसी लासन से रिलेटेड है। यहाँ पे पार्श्वीय क्षरण का सिद्धांत एसी लासन के द्वारा 1915 में दिया गया है। इनमें से अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कास्ट क्षेत्रों में, कास्ट प्रदेशों में जो घोल रंध होते हैं, घोल रंध का मतलब सिंक होल। इंग्लिश और हिंदी में जो छोटे छोटे टर्म है, जो बेसिक टर्म होते हैं, वो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक टर्म नहीं पता होंगे, हिंदी में इनका मतलब ही, जैसा आपने अभी पीछे देखा था ना जून 2009 वाले पेपर में, कि इंग्लिश में दिया हुआ ऑब्सिक्वेंट और हिंदी में क्या दिया हुआ है, उसका परवर्ती नदी। तो हिंदी में इसी प्रकार से होता है, तो इंग्लिश में जरूर पता होना चाहिए। तो घोल रंध का क्या मतलब है? सिंक होल। तो कास्ट रीजन में सिंक होल सर्वाधिक सामान्य और विस्तृत स्थलाकृति होती है। तो ये क्या, ये असर्शन सही है कि गलत है? तो सही है, सिंक होल तो बहुत मिल जाते हैं कास्ट रीजन में। अब कास्ट रीजन में सिंक होल सामान्य रूप से विस्तृत क्षेत्र में क्यों मिलते हैं, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन यहाँ पे देखते हैं कि सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। तो स्थलाकृति के अनुसार घोल रंध्र एक गर्त होता है, तो सही बात है, घोल रंध्र एक गर्त होता है, छोटा सा एक गड्ढा होता है, जिसकी गहराई 1 मीटर से कम 1 मीटर और कहीं कहीं पे 100 मीटर तक हो सकती है। तो इसका कारण आप देख रहे हो कि क्या ये कारण सही है? तो अगर आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो। दूसरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, कास्ट रीजन में घोल रंध्र सर्वाधिक सामान्य और विस्तृत स्थलाकृति होती है, क्योंकि, इसमें क्योंकि ऐड कर दो, और इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो बिकॉज ऐड कर दो, ठीक है। क्योंकि क्योंकि स्थलाकृति के अनुसार घोर रंध्र एक गर्त है और जिसकी गहराई 1 मीटर से 100 मीटर तक हो सकती है। तो ये तो क्योंकि का मतलब, इसका कारण हमें जवाब मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि क्यों है, क्यों ये छोटे छोटे रंध्र हर जगह पे मिलते हैं, तो इसका कारण ये थोड़ी है कि ये गड्ढा है। ये तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा है यहाँ पे, ना कि इसका कारण बताया जा रहा है कि ये क्यों मिलेगा। तो आप दोनों समझ गए होंगे कि रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है किसकी? ए की। समझ में आ गई बात? फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ पुस्तक दी हुई है, इन पुस्तक की आप क्या करें, एक सूची बना लें, ठीक है। जितनी भी आपको प्रीवियस ईयर में पेपर में जो भी आपको बुक्स मिलती हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो और उनको याद करने बैठ जाओ आज ही से, अभी से, ठीक है। जितनी भी मिलती जा रही, मैं रोज क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, तो रोज जितनी मिल रही है आपको उतना सॉल्व करते जाओ। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, अगर हमें कुछ नहीं भी पता तो देखो इस तरीके से अंदाजा लगाओ।
अनस्टेबल अर्थ सभी को पता है, जो मॉर्फोलॉजी में पढ़ी होगी, जे स्टीयर्स ने दी है, ठीक है। तो चौथा किन किस में है, किस में है, डी का 4 है। तो डी का अगर 4 है अनस्टेबल अर्थ, तो या तो ये सही होगा या तो फिर ये सही होगा, ठीक है। इनमें से सॉरी, डी अगर सही है तो या तो सी सही होगा या फिर ए सही होगा, ठीक है। यानी कि बी और डी तो हो गए डिलीट, अनस्टेबल अर्थ, ठीक है, स्टीयर्स की। द अर्थ किसने लिखी है, जेफरीज ने लिखी है। द अर्थ किसने लिखी है, जेफरीज ने। तो सी का क्या है, 2 है। सी का अगर 2 है तो इसका मतलब है कि इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। ए का 3 है, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ एल सी किंग का है। टेक्निक इन जियोमॉर्फोलॉजी सी ए किंग का ही है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर विच दे अपीयर, ठीक है। सब इनको अरेंज करना है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद और सबसे नया कौन सा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम और कन्वेक्शन करंट थ्योरी। इनको अरेंज करना है, सबसे पुराना कौन सा और सबसे नवीनतम कौन सा, ठीक है। तो सबसे पहला आया एक रूपतावाद का सिद्धांत 1785 में जेम्स हटन ने दिया। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आया फिर 1910 में। फिर आया गतिक संतुलन और फिर आया उसके बाद संवंतरण। तो 1 2 3 4 ही करेक्ट है, सीक्वेंस में लगे हुए हैं ये। इसका मतलब है पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन के जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले, क्लाइमेटोलॉजी में हो, चाहे ज्योमॉर्फोलॉजी में हो, चाहे किसी भी यूनिट में हो, उसका कंसेप्ट पीछे से जान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब शुष्क और आर्द्र रुदोष्म ह्रास दर यानी कि ड्राई और वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट पर्यावरण ह्रास दर से यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट से, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है, जब हवा जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं धरातल से, सरफेस से, अर्थ के सरफेस से, इस तरीके से हम जब ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान में क्या होती है, कमी आना शुरू होती है, तापमान घटता है। किस दर से घटता है, 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर घटता है। इसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जब ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट जब पर्यावरण ह्रास दर से, नॉर्मल लैप्स रेट से कम होगा, यानी कि वेट एडियाबेटिक और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जब पर्यावरण ह्रास दर से, नॉर्मल लैप्स रेट से कम होगा, ठीक है, कम होगा, तो वायुमंडल क्या होगा, स्थिर होगा। तो वायुमंडल स्थिर स्थिति प्रभावी होगी, यानी कि वायुमंडल क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसको समझना कैसे करके, इस कॉन्सेप्ट को क्या कह रहा है। देखो, वेट एडियाबेटिक और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होती है, जब हवाएं फिजिकली ऊपर बढ़ती हैं। नॉर्मल लैप्स रेट में फिजिकल हवा ऊपर नहीं बढ़ती है, हम किसी इंस्ट्रूमेंट को रख के, थर्मामीटर जैसा जिससे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, उसको रख के किसी बलून में या फिर किसी प्लेन में हम रख के उसे जब ऊपर की तरफ छोड़ते हैं, तो क्या होगा, ऊपर बढ़ने के क्रम में वो सरफेस पे जितनी उसने टेम्परेचर मेजरमेंट किया, फिर वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए टेम्परेचर को डिक्रीज होता हुआ मेजरमेंट करता है। तो हवा फिजिकली नॉर्मल एक्चुअल में ऊपर नहीं उठती है, और जब हवा ऊपर उठ रही है, इसका मतलब है कि नीचे के टेम्परेचर में और ऊपर के टेम्परेचर में अंतर है, ठीक है। नीचे के टेम्परेचर और ऊपर के टेम्परेचर में अंतर है, नीचे का टेम्परेचर हाई है, ऊपर का लो है, जिसके कारण नीचे हाई प्रेशर है, सॉरी लो प्रेशर है, ऊपर हाई प्रेशर है, हवा नीचे से फिर ऊपर चल रही है। अब ड्राई एडियाबेटिक लेफ्ट रेट क्या होता है, तो ड्राई एडियाबेटिक और वेट एडियाबेटिक लेफ्ट रेट का मतलब है जब हवा फिजिकली ऊपर बढ़ती है। हवा फिजिकली ऊपर क्यों बढ़ेगी, जब नीचे हाई टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर होगा, और ऊपर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा। इस तरीके से जब हवा ऊपर बढ़ेगी तो ऊपर बढ़ने के क्रम में हवा फैलती है, ठंडी होती है, और ठंडी होने के क्रम में ऊपर का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, लो होता है, और नीचे का टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। हवा नीचे आगे सिकुड़ती है, गर्म होती है। अगर इन दोनों ही तापमान में, अपर एटमॉस्फेयर में और नीचे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट में अगर क्या हो जाए, स्थिरता आ जाए। स्थिरता क्यों आएगी, जब ऊपर का टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर जब बराबर हो जाएगा, तो क्या होगी, तो क्या हवा ऊपर उठेगी, नहीं, हवा ऊपर नहीं उठेगी। जो टेम्परेचर है उसमें जब स्थिरता आ जाएगी, ऊपर का नीचे का समरूपता आ जाएगी, तो उसके कारण क्या होगा, हवा ऊपर नहीं उठेगी और पूरे वायुमंडल में स्थिरता आ जाएगी। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये, कि जो पर्यावरण ह्रास दर है उससे अगर रुद्धोष्म यानी कि एडियाबेटिक लैप्स रेट है, हवा ऊपर बढ़ते हुए, अगर वो ऊपर बढ़ेगी हवा, तो अगर वो स्थिर रहेगी, यानी कि टेम्परेचर अगर समान है तो स्थिर रहेगी हवा। तो जिसके इसके कारण क्या होगा, इन दोनों के रिजल्ट क्या होगा, कि वायुमंडल
स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या दे रहा है, जो मैंने अभी बताया वो इसका कारण है, लेकिन अब यहाँ पे कारण ये क्या दे रहा है, ये बोल रहा है कि जब वायु के सभी स्तरों पर आरोहित होती है, वायु समूह जब सभी स्तरों पर, यानी कि वायु जब है हमारे सरफेस पे आकर के नीचे बैठती है, तो वो नीचे बैठने के क्रम में वो क्या होती है, सिकुड़ती है। ठीक है, इस तरीके से सिकुड़ती है और सिकुड़ने के क्रम में वो गर्म होती है, तब आसपास के पर्यावरण से अधिक गर्म हो जाती है। तो सही कह रहा है, तो आसपास के पर्यावरण से गर्म हो जाती है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन इसका कारण जो है वो इसकी सही से व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया था, इसका कारण क्या है, क्योंकि हवा का जो टेम्परेचर है वो जब दोनों ही ऊपर वायुमंडल में निचले वायुमंडल में समान हो रहा है, इसका मतलब है कि जब ये एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है पर्यावरण ह्रास दर से कम है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर समान हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे किसी और चीज की बात की जा रही है, लेकिन वो भी सही है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है परिपक्व तड़ित झंझा। परिपक्व तड़ित झंझा का क्या मतलब होता है, यानी कि थंडर स्ट्रोम। थंडर स्ट्रोम क्या होते हैं, तो थंडर स्ट्रोम जो बादल जब बादल बनते हैं टेम्परेट रीजन में, सॉरी ट्रॉपिकल रीजन में, तो ट्रॉपिकल रीजन में जब हवाएं बहुत तेजी से ऊपर उड़ती हैं, ऊपर उठने के क्रम में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, और जब अपड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट की स्थिति बनती है, तो दोनों ही बादलों में क्या होगा, क्यूमुलोनिम्बस में क्या होता है, टकराहट होती है, जिसके कारण क्या होगा, बिजली चमकेगी और तूफान आएंगे। इसी को बोलते हैं थंडर स्ट्रोम। थंडर स्ट्रोम का जो मेच्योर लेवल का, इसके 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे जैसे जो हमने जैसे नदियों के 3 स्टेजेस होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, वैसे ही इसकी भी 3 अवस्थाएं होती। तो मेच्योर स्टेज को कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे जो मेच्योर स्टेज को प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेच्योर स्टेज में क्या होता है, तड़ित झंझा में बहुत तेजी से हवाएं ऊपर उठती हैं, मजबूती से, और मजबूती से नीचे भी अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कैटाबेटिक विंड, चिनूक, सांताना, फोन। मैंने आपको सभी को कहा है, मैंने आपको जो पेड ग्रुप वाले हमारे, ये सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड है, मैंने सभी को इस सब के पीछे का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं बता चुका हूँ। उन अगर आप देख रहे हैं पेड ग्रुप वाले, तो आप कमेंट करें कि आपको ये समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कैटाबेटिक विंड क्या होती है, जब ऊंचाई से भूमि से उच्च भूमि से, इस तरीके से उच्च भूमि से हवाएं नीचे की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, वो शीत प्रवाह होता है, तो उसे क्या कहेंगे, कैटाबेटिक विंड। चिनूक क्या होती है, चिनूक जब रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से गर्म शुष्क हवा नीचे उतरती है, तो उसे चिनूक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है सांता आना। सांता आना क्या होती है, जब दक्षिणी कैलिफोर्निया में गर्म शुष्क हवा होती है, चिनूक के समान ही होती है, तो उसे क्या कहेंगे, सांता आना। और फौन जो है, फौन आल्प्स पर्वत के पूर्वी ढालों के बहने वाली गर्म शुष्क हवा है, ये भी चिनूक के समान है। ठीक है, तो पहले का अगर 3 है तो एक से ही हमारा काम बन जाता, हमने तो खाली इतनी मेहनत कर ली। ठीक है, एक से ही हमारा काम बन गया। चिनूक पहले का अगर 3 है, दूसरे का 1 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 2 है, और डी का 4 है, करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चल रहे हैं, मैं आप सभी के लिए हिंदी में भी डिस्कस कर रहा हूँ पेपर को। ठीक है, तो देखना 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक, इस बात को ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, कई बार ऐसा बोलता है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक अरेंज करो। ये जो व्यापारिक पवन है, ये वेस्टर्न जो विंड सिस्टम है पूरे एटमॉस्फेयर का, हमारे अर्थ सिस्टम का, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि भूमध्य रेखा से हवाओं का क्रम किस प्रकार से बढ़ते बढ़ते ध्रुवों तक होता है। तो जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है ना। तो आप देखेंगे, अगर सबसे पहले भूमध्य रेखा के पास क्या बनता है, डोल्ड्रम। डोल्ड्रम यानी शांत क्षेत्र, जहां पर हवाओं का और जो तूफान है उनसे सभी से ये रहित होता है, तो इसको डोल्ड्रम कहते हैं। इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ वाले रीजन को डोल्ड्रम कहते हैं। फिर इस डोल्ड्रम से नॉर्थ की तरफ हवाएं चलती हैं, नॉर्थ और साउथ की तरफ। ठीक है, 30-35 नॉर्थ और 30-35 साउथ की तरफ चलती है, जो उन्हें कहते हैं व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने के भी नॉर्थ में 30-35 से 60-65 की ओर चलती हवा, उन्हें पछुआ पवने कहते हैं, वेस्टर्लीज। और 60-65 से, यानी कि भूमध्य रेखा, सॉरी ये कहाँ से, पोल की तरफ से, ध्रुवों से फिर इधर की तरफ 60-65 की तरफ हवाएं चलती हैं, क्योंकि इनकी दिशा ईस्ट की तरफ से है, तो इनको ईस्टर्लीज या फिर ध्रुवीय पवने भी कहते हैं। और ये जो 30-35 से चल रहे हैं, इनकी हवा दिशा कैसी है, पश्चिम से, क्योंकि ये पश्चिमी साइड है ना, और ये पूर्वी साइड है, तो इसलिए इनको पश्चिमी पछुआ पवने, वेस्टर्लीज, और इनको ईस्टर्ली या फिर पूर्वी पवने कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन पहला ही है। ठीक है,
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु पर समुद्रिक प्रभाव का परिणाम होता है। देखो इसको ध्यान से पढ़ना, इस वाले क्वेश्चन को भी। क्या क्या कह रहा है? द मैराइन इन्फ्लुएंस, यानी कि जो समुद्र है, समुद्र का मैराइन इन्फ्लुएंस अपॉन क्लाइमेट रिजल्ट इनटू, ये क्या कह रहा है? जो समुद्र है, समुद्रों का क्लाइमेट पर, जो वहां की जलवायु है, समुद्र के आसपास जो क्षेत्र होते हैं उनका समुद्रों का आसपास के जो क्षेत्र हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिणाम होता है। ना ये कारण नहीं पूछ रहा है, ये परिणाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिणाम पूछ रहा है। अगर ये कारण पूछता तो अगर ये कारण पूछता तो हम कौन से वाले ऑप्शन को लगाते? तो इसका कारण क्या है? इसके कारण है वार्षिक तापांतर में गिरावट। इसके क्या कारण होता है इसके? अगर आसपास कोई क्षेत्र है जिसके आसपास समुद्र है तो उसके तापांतर में गिरावट होती है। ये कारण है इसके। इस कारण से क्या होता है? जो वार्षिक वर्षा है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगी तो फिर क्या होगा? जो सापेक्षिक आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी तो क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे तो प्रेसिपिटेशन होगा। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ वार्षिक वर्षा वर्षा में वृद्धि। और कारण क्या होता है? टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जो है, समुद्र समुद्र अपने आप को आप सभी जानते हैं वो बहुत देर में गर्म होते हैं, बहुत देर में ठंडे होते हैं, क्योंकि सर्दियों में फिर ये टेम्परेचर वैसे ही इनका हाई रहता, किसके कंपैरिजन में? जो स्थल भाग है। तो इसके आप समझ सकते हैं, अगर टेम्परेचर हाई रहेगा सर्दियों में भी तो हवाएं फिर ऊपर उठ जाएंगी, क्लाउड्स बनेंगे और बारिश होगी। ठीक है, तो यही तो रोम सागरीय जलवायु है, वहां पे इसी का प्रभाव होता है। मैंने बताया हुआ ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसके बाद इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये है, ये परिणाम है, और ये जो है ये कारक है। कारक पूछा होता तो आप इसको लगाते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेड़ पौधे जो विघ्न विघ्न की उच्च सघनता के मध्य तनाव की न्यून सघनता में बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, ऐसे ही होता है हिंदी में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम, प्लांट दैट ग्रो अंडर हाई इंटेंसिटी डिस्टर्बेंस, ऐसे पेड़ पौधे जो हाई इंटेंसिटी के डिस्टर्बेंस में, विक्षोभ में, ठीक है, उगते हैं, तो उनको, और लो इंटेंसिटी स्ट्रेस झेल पाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं रूडरलेस। क्या कहते हैं उनको? यहाँ पर लिखा हुआ है रूडरल्स। क्या कहा जाता है? रूडरल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12वां, आपको सूची दी हुई है, दूसरी सूची से आपको मिलाना है। उत्पादक, बायोटा, अजैविक तत्व और अपघटक, एनवायरमेंट से पूछा गया क्वेश्चन है। उत्पादक कौन होते हैं? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं, पहले का तीसरा है। करेक्ट ऑप्शन एक से ही मिल गया, पहले का तीसरा। बायोटा क्या होता है? जो पौधे, पेड़ पौधे सांस ले पाते हैं, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे, वो बायोटा कहलाते हैं, पहले का दूसरे का चौथा है। अजैविक तत्व क्या होते हैं? अजैविक तत्व वर्षा है यहाँ पर। अपघटक क्या है? जो फिर से उनको वापस से पर्यावरण में मिला देते हैं, जैसे जीवाणु। पहला बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 13? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो समुद्र का जल है, समुद्र का जल, समुद्रिक जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ घटता है। तो बिल्कुल सही बात है, समुद्र के जल में जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे, ठीक है, ओशनोग्राफी आजकल चल रही है, उसमें मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें बताने वाला हूँ। जैसे जैसे समुद्र के नीचे हम बढ़ेंगे तो क्या है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो समुद्र में ज्यादा से ज्यादा 200 से 250 मीटर तक जा पाती हैं, और इसी मंडल को हम कहते हैं फोर्टिक जोन। क्या बोलते हैं? फोर्टिक जोन। फोर्टिक जोन तक ही अगर टेम्परेचर जाएगा तो क्योंकि सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्ट पड़ रही है, और जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर में डिक्रीज होना शुरू होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो सनलाइट है, सनलाइट की जो मात्रा है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी नीचे बढ़ते बढ़ते, तो टेम्परेचर धीरे धीरे समुद्र के सरफेस से नीचे बढ़ेंगे तो घटना शुरू हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, तापमान जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं समुद्र में तो डिक्रीज होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है तापमान में कमी आना। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है रीजन? कि तापमान में गिरावट 370 से 700 मीटर की गहराई में सुअंकित किया जाता है। तो सही बात है। तो मैंने जैसा कि अभी बताया, जो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होता है वो 300 350 इस बीच में, 750 तक के बीच में ये अंकित किया जा सकता है। उसके नीचे तो फिर टेम्परेचर फिर से समान रहता है। ठीक है, तो टेम्परेचर फिर उसके नीचे क्या है? बिल्कुल सेम रहता है, चाहे आप किसी भी रीजन में चले जाओ, चाहे पोल्स पे चाहे फिर इक्वेटर पे, तो उसके नीचे फिर समान रहेगा। तो हाँ, ये बात भी दोनों सही है, इसके नीचे टेम्परेचर सेम रहेगा और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का कारण क्या है? तो टेम्परेचर का जो इंसोलेशन है उसमें कमी आना है। तो यहाँ पे इंसोलेशन की बात नहीं कही है, लेकिन दोनों सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ये स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ये इंग्लिश में समझ में आएगा, हिंदी में समझ नहीं आएगा। किसके क्या पूछा गया है, पीटर हैगेस से क्वेश्चन पूछा गया है, द स्पेटियल एनालिसिस ऑफ रीजन। ठीक है, जो स्पेटियल एनालिसिस के कंसेप्ट्स हैं रीजन के, वो किसने एडवोकेट किए थे, तो पीटर हैगेट ने। पीटर हैगेट ने आप सभी जानते हैं कि कई सारी बुक्स लिखी हैं लोकेशनल एनालिसिस पे, लोकेशनल एनालिसिस ऑफ अर्थ, ये स्पेटियल एनालिसिस पे। ठीक है, ब्रिटिश जोग्राफर रहे हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने इसके बारे में जो कंसेप्ट दिए हैं, इनके जो कंसेप्ट हैं वो क्लोज सिस्टम को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो इनके कंसेप्ट हैं वो क्लोज सिस्टम को स्पेटियल एनालिसिस से ये रिलेटेड है। क्यों है रिलेटेड, इसका कारण देखते हैं क्या है। द कंसेप्ट दैट स्पेटियल एनालिसिस यूजेस आर फोकलिटी, लोकलाइजेशन, इंटर इंटर कनेक्शन एंड डिसकंटिन्यूटी। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या सही बात है दोनों का। वे अवधारणा हैगेट द्वारा अधिवलित भौगोलिक क्षेत्रीय प्रदेशों की सीमा समीक्षा में उन्हें बंद प्रणाली माना गया है। तो बिल्कुल सही बात है, बंद प्रणाली माना गया है। और वो लोकेशनल एनालिसिस से जुड़े हुए भी हैं, स्पेटियल एनालिसिस से जुड़े हैं। ठीक है, वे अवधारणाएं जो स्थानिक समीक्षा करती हैं, वे अवधारणाएं जो स्थानिक समीक्षा में उपयोगी हैं, स्थानिक समीक्षा करती हैं, वे हैं नाभीयता, स्थानीकरण, अंतर संबंध और अंतर तथा असंगतता। तो यहाँ पर जो है रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन जो असर्शन, जो रीजन है वो असर्शन की सही से व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नहीं बता पा रहा है कि जो हैगेट है वो ऐसा क्यों मानते थे, उन्होंने बंद सिस्टम क्यों दिया, क्लोज सिस्टम क्यों दिया। तो दोनों सही है, लेकिन बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। स्पष्टीकरण हमें नहीं मिल रहा है हमारे असर्शन का। स्थानिक संगठन की जो अवधारणा है वो मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रेरणा लेती है, संभववाद से, प्रकार्यात्मकतावाद से, संरचनात्मकतावाद से, या फिर व्यवहारिकतावाद से। तो ये चारों ही जो वाद हैं इनको अच्छे से क्लियर कट करके समझ लो, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पेटियल एनालिसिस की जो थ्योरीज हैं वो पॉजिटिविज्म से रिलेटेड है, क्योंकि पॉजिटिविज्म क्या करता है, जो पॉजिटिविज्म का मतलब है कि किसी भी जो तत्व है, किसी भी कंसेप्ट का, किसी भी थ्योरी का एक क्या है, क्लियर कट आंसर होना। यानी कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में जब आंसर हमारे पास आते हैं तो वो पॉजिटिविज्म होता है। और जो स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में हम जब किसी भौगोलिक एरिया का मेजरमेंट करते हैं तो वहां पर हमें इस तरीके के नंबर्स की, क्वांटिटेटिव फॉर्म्स की आवश्यकता होती है। तो ये पॉजिटिविज्म जो थ्योरी है इससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर बाकी चीजें तो इससे रिलेटेड नहीं है, पॉजिटिविज्म से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, क्या कह रहा है, जो नेचुरल रीजन का कंसेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था। इस कंसेप्ट, इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि देखो, नेचुरल रीजन का जो क्वेश्चन कंसेप्ट है, वो नेचुरल रीजन का कंसेप्ट दिया है किसने, एजे हर्बर्टसन ने। ठीक है, एजे हर्बर्टसन ने दिया था 1909, आई थिंक 1909 में दिया था। यहाँ पे एजे हर्बर्टसन का नाम नहीं है, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या सोच के डाला होगा। विडाल डिला ब्लास जो थे, अगर आप सोच रहे हैं, तो विडाल डिला ब्लास जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ पेज से रिलेटेड है। किससे, कॉन्सेप्ट ऑफ पेज। अब पेज और नेचुरल रीजन में थोड़ा सा अंतर है। पेज जो है वो कोई भी ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिसमें सिमिलैरिटी हो, जिसमें समरूपता हो। अब वो सांस्कृतिक प्रदेश भी हो सकता है, वो भौगोलिक प्रदेश भी हो सकता है, भाषाई प्रदेश भी हो सकता है, जिसमें एक क्षेत्र में समरूपता हो। लेकिन नेचुरल रीजन तो नेचुरल रीजन होगा, जिसका कंसेप्ट दिया था एजे हर्बर्टसन ने। ठीक है, अब यहाँ पर ये मिस्टेक इससे इस वाले क्वेश्चन में हो सकती है। एजे हर्बर्टसन इसका वैसे करेक्ट आंसर है। फ्रेडरिक रेपले और कार्ल ओ सावर, ये इसके करेक्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, और जीन ब्रोंच भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन तो होंगे एजे हर्बर्टसन। ठीक है, विडाल डेला ब्लास आप अगर कहीं आपको मिले तो मैंने आपको उसका पीछे का रीजन बता दिया है। ठीक है, इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाल्टर इजार्ड, फिर से उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है, कुछ बुक्स दी हुई है यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क दिए हुए हैं। वाल्टर इजार्ड जो रिलेटेड है वो है मेथड ऑफ रीजनल साइंसेस से रिलेटेड, पहले का दूसरा। या तो बी ऑप्शन सही होगा या सी ऑप्शन। डेविड हार्वे, डेविड हार्वे है सोशल जस्टिस एंड सिटीज। ठीक है, यानी कि दूसरे का पहला, दूसरे का अगर पहला है तो यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो रहा है। रिचर्ड हार्टसॉन जो है पर्सपेक्टिव ऑफ नेचुरल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। और रिचर्ड पीट जो है वो ब्रिटिश ज्योग्राफर है, रेडिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 1 सेकेंड गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 18वां नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर का।
नेचर पॉपुलेशन ग्रोथ इज फंक्शन ऑफ, ठीक है, जो नेचुरल पॉपुलेशन होती है, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, जब फर्टिलिटी माइनस मोर्टेलिटी, ठीक है, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर को जब हम काउंट कर लेते हैं तो वही क्या होती है, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है, ठीक है, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन का दर का मतलब है यहाँ पर कि जन्म दर तथा जन्म क्षमता और मृत्यु दर के बीच का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 2001 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है भारत में प्रवसन निम्नलिखित धाराओं में से किसमें अधिकतम हुआ है। ग्रामीण से नगरीय हुआ है क्या नगर से नगर हुआ है, क्या नगर से ग्रामीण हुआ है, या ग्रामीण से नगर हुआ है, ठीक है, ग्रामीण से ग्रामीण हुआ है। तो आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ग्रामीण से नगर की तरफ हुआ है, लेकिन अगर आप सेंसस उठा के देखोगे तो नगर से नगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का ट्रांसफर हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार, इतना याद रखना है, यहाँ पे 2011 का क्वेश्चन है। अब सॉरी 2001 की जनगणना के अनुसार, अब 2011 की जनगणना से पूछोगे तो ग्रामीण से नगर की ओर प्रवास सबसे ज्यादा हुआ है, प्रवास। अभी जो सेंसस है ना इंडिया का, सेंसस के इंडिया में एक सेक्स रेशियो, डेंसिटी, डिकेडल ग्रोथ और प्रवास और लिटरेसी रेट, ये 5 पॉइंट को याद रख लो, 5 ऊपर के, 5 टॉप मोस्ट, 5 लीस्ट, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इनको याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, नगर से नगर, ठीक है। नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, तो इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि 4 स्टेजेस है ना उसमें, तो 4 स्टेजेस में पहला स्टेज कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। तो पहले स्टेज में उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर के साथ जनसंख्या वृद्धि होती है। दूसरे स्टेज में उच्च मृत्यु दर होती है और जो मृत्यु दर है, जन्म दर तो उच्च होती है लेकिन मृत्यु दर थोड़ा सा निम्न हो जाती है। तीसरे में निम्न जन्म दर होती है और मृत्यु दर भी निम्न होती है। और फिर जो चौथी स्टेज होती है उसमें निम्न जन्म दर होगी और उच्च मृत्यु दर के साथ जनसंख्या वृद्धि होगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सीक्वेंस में है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है ग्रामीण अधिवासों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप, जो ग्रामीण अधिवास होते हैं उनके जो वितरण का प्रतिरूप है, पैटर्न है, उसको सबसे अच्छा इनमें से कौन सा मैप रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वॉल मैप, कैडेस्ट्रल मैप तो किसके लिए यूज होते हैं, ये तो सीमाओं के लिए। जियोलॉजिकल मैप तो किसके लिए, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्राटा होते हैं अर्थ सरफेस के अंदर, उनके लिए होते हैं, ठीक है। टोपोग्राफिकल मैप, टोपोग्राफिकल जो मैप होते हैं उसमें हम अर्थ की टोपोग्राफी को, लैंडफॉर्म्स को दिखाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पैटर्न है किसका, सेटलमेंट्स का, वो वॉल मैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे फिर प्रिंसिपल 22 नंबर का क्वेश्चन है, 22 नंबर का, प्रिंसिपल और कंट्रीब्यूटर कौन है उनका, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फिक्स की थ्योरी किसकी दी हुई है, जो लॉस की थ्योरी है ना, लॉस की थ्योरी, उसको फिक्स की थ्योरी भी बोलते हैं। और जो नॉन फिक्स थ्योरी है वो वाल्टर क्रिस्टॉलर की जो सेंटर प्लेस थ्योरी है उसको नॉन फिक्स के थ्योरी भी कहा जाता है। उन्होंने के का इस्तेमाल किया था, K3, K2, K7, ठीक है, ठीक है, K4 और K7, ठीक हो गया। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। सी का 2 और डी का 4, सी का क्या होगा, 3 ही है, सी का 3 है। BJL बेरी, पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड एंड रेंज ऑफ गुड। और जो P1, P2 और अपॉन डी, ये किसका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिफ का, जेके जिफ का। किससे क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको मेरे को कमेंट में नीचे करके बताना है, ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है, P1, P2 अपॉन डी, ये आपको बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, नीचे जी के जिफ के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है, ये आपको बताना है, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मनी एग्रीकल्चर सिस्टम इन द वर्ल्ड वर रिकॉग्नाइज्ड बाय विटलसी, डी विटलसी के द्वारा कितने नेचुरल रीजन में, कितने जो कृषि क्षेत्र है उनमें बांटा गया था पूरे विश्व को, तो 13 में, ठीक है, 13 प्रदेशों में उन्होंने बांटा था। 24 नंबर का क्वेश्चन, 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, लिस्ट दी हुई है, दूसरी तरफ आपको कुछ खनिज संसाधन मिलते हैं, किस देश में मिलता है, तो वेनेजुएला में मिलेगा पेट्रोलियम, चाइना में मिलेगा सॉलिड फ्यूल, नीदरलैंड में मिलेगा विंड पावर और फ्रांस में मिलेगा न्यूक्लियर पावर। तो पहला का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, इस प्रकार से ये सही हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ठीक है, नेक्स्ट इसका जो आएगा पार्ट वो कल आएगा, ठीक है। अब टंगस्टन, टंगस्टन आपको कहाँ मिलेगा, तो टंगस्टन देखने को मिलेगा आपको चाइना में। कोबाल्ट कहाँ मिलेगा, तो कोबाल्ट मिलेगा आपको जाम्बिया में। क्रोमियम, क्रोमियम आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका में। और मैग्नीज आपको मिलेगा यूक्रेन में। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का अगर दूसरा है, दोनों ही सही है,
दूसरे का पहला है, दोनों भी हो रहे हैं। अब तीसरे का अगर चौथा है तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करो, इनके पीछे के कंसेप्ट जानने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछो। और आपको जैसे कि पता है, हमारे हम चैनल पे एक कंसेप्ट सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनमें जो बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस दिखने में डिफिकल्ट होते हैं, असल में होते नहीं है, तो उन क्वेश्चन को मैं आपके लिए एक सीरीज बनाते हुए उसके पीछे का कंसेप्ट प्लस उस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखता है जो और कई बार रिपीट हुआ है, जो बहुत डिफिकल्ट सा आपको दिख रहा है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे उसे कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं उस पर निश्चित रूप से वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।